नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, 14 अगस्त या 15 अगस्त 1947 पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों बैक वक्त आज़ाद हुए थे। ये अलग बात है कि पाकिस्तान उसे 14 अगस्त कहता है, हम यहाँ पर उसे 15 अगस्त कहते हैं, क्योंकि 15 अगस्त की रात के 12 बजे, मतलब 14 और 15 के बीच वाली रात की 12 बजे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। अब लोग पूछते हैं कभी कभी कि 75 साल 76 साल होने को आ रहे हैं दोनों की आज़ादी को। दोनों अपने अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे हैं। तो नज़र तो यही आ रहा है कि हिंदुस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है और पाकिस्तान अभी तक अपने वजूद को बरकरार रखने के जिदोजहद में लगा हुआ है, अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने की जंग लड़ रहा है। अब इसके लिए कई असबाब हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी नाकिस अक्ल का ताल्लुक़ है तो मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तान ने जो आज़ाद होने के बाद इब्तिदा से ही जंगजू पॉलिसी अपनी बनाए रखी। अब वो पंजाबियों ने किया, फ़ौजियों ने किया, किसने किया, उस पर मैं बहस नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ पहला काम उसने यही किया कि कश्मीर पर हमला कर दिया। अब ज़ाहिर है फिर महाराजा हरी सिंह ने हिंदुस्तान से मदद मांगी, जंग हुई, जंग बंदी हुई, यूएनओ को गए, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान वो दिन, आज का दिन तकरीबन हालत जंग में है। कहने को तो पड़ोसी है, अच्छे ताल्लुकात तो होने चाहिए, लेकिन ऐसी बात है नहीं। अब जाहिर है पाकिस्तान हमेशा ये बहाना बनाकर, मैं तो बहाना ही कहूँगा कि हिंदुस्तान से ख़तरा है, मेरे वजूद को ख़तरा है, जबकि ऐसी बात है नहीं, क्योंकि अब तक जो भी जंगें हुई हैं उनकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई है। खैर, इस वक्त वो मेरा मौज़ूए बहस नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आखिर पीछे क्यों पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने जो वसाइल हैं ना, वो सभी अपनी फ़ौज बढ़ाने पे, जंग करने पे लगा दिए। जो ज़रूरी रिसोर्सेज होते हैं जो कि अदरवाइज़ कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय पाकिस्तान पब्लिक, उनको वहाँ से हटाकर और एक ब्लोटेड आर्मी तैयार की गई। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की आर्मी 12 लाख पे मुश्तमिल है और पाकिस्तान की तकरीबन 7-8 लाख तक है। तो आप सोचिए 1/7 है। हिंदुस्तान के एक सूबे उत्तर प्रदेश से भी कम है आबादी पाकिस्तान की, फिर भी वो आधे से ज़्यादा आर्मी रखता है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान पीछे पड़ गया है। और अब हालत ये है कि पहले के लिए हुए कर्ज़े, उनकी किस्त या उनका सिर्फ सूद भरने के लिए नए कर्ज़े उठाने पड़ते हैं। अच्छा, इसके बदले में हिंदुस्तान ने पहले तो वो क्या बोलते हैं, एक यूटोपिया समझने लगे थे। जनाब जवाहरलाल नेहरू अपने आप को अमन का पैगंबर कहते। उस वक़्त सऊदी अरेबिया में एक मरतबा ये गए थे, तो वहाँ पर भी उनको अमन का पैगंबर कहा गया था, जिसके लिए कुछ मुसलमानों ने उस पर एतराज़ात किए थे। लेकिन ये हकीकत है, वो एक किस्म की यूटोपिया में रहते थे और समझते थे कि जैसे पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। ये उनका ख्वाब तभी टूटा जब 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया और हिंदुस्तान को शिकस्त उठानी पड़ी उसके नतीजे में। फिर वो हिंदुस्तान को मजबूरन
हथियारों की तरफ ध्यान देना पड़ा और फिर रेस्ट वाट एवर दे कॉल इज हिस्ट्री। अब देखिए अभी आजकल रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, तो इसकी वजह से भी पूरी दुनिया में कितनी इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। वो इनसिक्योरिटी इतनी हो गई है कि जर्मनी और जापान, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के खात्मे पर ये अहद किया था कि वो आगे जंगें नहीं करेंगे आगे चलकर, अब उनको भी ज़रूरत पड़ गई है। अभी इस साल अभी जापान ने कुछ अनाउंस किया है, कुछ $360 बिलियन वो डिफेंस पे ख़र्चा करेगा, क्योंकि उसको चीन से और शुमाली कोरिया से ख़तरा है। अच्छा, फिर आगे चलकर मैं बताऊं कि हिंदुस्तान के प्रोग्रेस का जो मुझे नज़र आ रहा है जो सबब है, वो है हिंदुस्तान में एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है। हिंदुस्तान ने अपने जो सरमायाकारी की ना, वो एजुकेशन में की, तालीम में की। कई IIT बनाए, IIM बनाए, और फिर आगे चलकर आपको तो मालूम है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है कई जगहों पर तो फर्स्ट लैंग्वेज करके समझी जाती है, नहीं तो भी सेकंड लैंग्वेज तो है ही है। अभी किसी के बोले तमिलियन हो, तमिलियन भी बोलेगा तो साथ साथ फिर अंग्रेज़ी भी बोलेगा, और उसकी वजह से हिंदुस्तान की जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है आज इतनी बढ़ गई है कि पिछले साल सिर्फ $250 बिलियन हिंदुस्तान ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से कमाए। अच्छा, फिर मैं तालीम की अहमियत की बात कर रहा था, तो अब इस सिलसिले में क्या है, आपको ये तो मालूम है कि कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पूरी दुनिया की, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल, जिनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो हिंदुस्तानी हैं। अब लोगों को जैसे पता चलता जा रहा है कि तालीम की अहमियत सबसे ज़्यादा है, तो कई हिंदुस्तानी ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए अपना मुल्क छोड़कर बाहर चले जाते हैं, 7 समंदर पार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो ख़र्चा खासा लगता है जाने में, आने में, वहाँ पर रहने में। ज़ाहिर है वहाँ पर उसको घर लेना पड़ेगा, वहाँ पे खाना खाना पड़ेगा, जबकि अभी उसका जो इलाज ढूंढा है हिंदुस्तानियों ने वो ये है कि अभी हिंदुस्तान की यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी वगैरह को जो मंजूरी मिलती है ना, तो उसके लिए एक अदारा है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, या शॉर्ट में उसे UGC भी कहते हैं। अभी UGC ने एज अ प्रिंसिपल ये फैसला कर लिया है, मतलब पक्का हो गया है कि फ़ॉरेन की वो यूनिवर्सिटी जो पहले 500 नंबर में आते हैं या फिर अपने मुल्क में सबसे ज़्यादा अच्छी समझी जाती हैं, उनको हिंदुस्तान में कैंपस बनाने की इजाज़त दे दी जाएगी, और वो फिर यहाँ पर हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकेंगे, अपनी मर्ज़ी से कोर्स बना सकेंगे, अपनी मर्ज़ी के फैकल्टी अपॉइंट कर सकेंगे, और अपनी मर्ज़ी की एडमिशन या ट्यूशन फ़ी फिक्स कर सकेंगे। उन्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी हिंदुस्तान की सरकार से कि आप ऐसा करें या वैसा करें। लेकिन फिर भी इतना तो हर कोई समझ सकता है कि एक बच्चा जो हिंदुस्तान से बाहर जाके अमेरिका में या कनाडा में जाके तालीम हासिल करे, उसको अगर वही तालीम, वही डिग्री उसी यूनिवर्सिटी की यानी अमेरिका की डिग्री उसको जब यहाँ पर मिल जाएगी हिंदुस्तान में, तो फिर भी वहाँ से तो आधे से भी कम खर्चे में उसका काम हो जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान सरकार ने, अभी हमने आपको बताया था, कल भी बताया, परसों भी बताया कि वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों की तरफ से उनको धमकियां मिल रही हैं और हमले हो रहे हैं पैदर पे एक के पीछे दूसरा, तो पाकिस्तान सरकार ने वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने फ़ैसला किया था कि हार्ट परसूट करेंगे, और जिसके बदले में फिर अफ़गानिस्तान ने भी धमकी दी। तो अभी एज अ प्रिंसिपल पाकिस्तान ने ये फ़ैसला तो कर लिया है। ये वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि हम
जो दहशत गर्द हैं उनके पीछे जाएंगे और उनको ख़त्म करेंगे। अभी इसके लिए उसको अमेरिका की भी हिमायत हासिल हो गई है। अमेरिकी हुकूमत ने ये सीधा साफ साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तान को दहशत गर्दी का शिकार बनने नहीं देंगे, और इसके लिए वो चाहते हैं कि आपको जो मदद चाहिए अमेरिका से, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब कुछ ऐसे भी हल्के हैं, यानी जो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये और कुछ नहीं है, ये वही 1979 वाली, जब जनरल ज़िया थे पाकिस्तान में सदर और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर रूस आया, मतलब उस वक़्त सोवियत यूनियन था, अफ़गानिस्तान में घुस आया, फिर पाकिस्तान ने मुजाहिद तैयार किए और अफ़गानिस्तान पे हमला करने लगा। उस वक़्त तो रूस की, मतलब सोवियत यूनियन की हुकूमत थी। तो लोग कह रहे हैं कि वही तारीख़ दोहराई जा रही है अब, क्योंकि 2021 की 2021 के 15 अगस्त को जो अमेरिकन गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान छोड़कर चली गई, तो वो हकीकत में 2001 में जो अफ़गानिस्तान में आए थे तो उसकी वजह सिर्फ यही थी, जब भी ट्विन टावर को गिराया गया था 9/11 को, तो उसके बाद उन्होंने जो तहकीक की तो पता चला ये काम था ओसामा बिन लादेन का। और ओसामा बिन लादेन जो है उसको अफ़गानिस्तान उस वक़्त भी तालिबान के कंट्रोल में था, तो अफ़गानिस्तान ने उसको पनाह दे रखी है। तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से ये डिमांड की थी उस वक़्त कि आप हमें ओसामा बिन लादेन दे दीजिए, ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है। तो अफ़गानिस्तान ने इनकार कर दिया था। तो फिर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया और अफ़गानिस्तान को हरा दिया, और अफ़गानिस्तान पे 20 साल कब्ज़ा किए रहा। ये तो अलग बात है कि उसका इतना ख़र्चा होता रहा कि बाला आखिर वो थक गया और 2021 की 15 अगस्त को चला गया। लेकिन उसकी जो वो वजह है कि वो नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल जो भी टेररिस्ट हैं, किसी भी किस्म के, किसी भी रंग या नस्ल के हों या ज़ुबान बोलने वाले के, उनको अफ़गानिस्तान जो है टेरर हेवन न बन जाए, अपने पास पनाह न दे। लेकिन अभी तो दिखाई ऐसे दे रहा है कि वो ऐसे तो उन्होंने एग्रीमेंट किया है अमेरिका के साथ। वो जो अफ़गानिस्तान छोड़ने से पहले कतर में तालिबान के और अमेरिकी हुकूमत के उसमें मीडिएशन थी कतर गवर्नमेंट की, जिसमें तालिबान ने ये यकीन दहानी कराई थी कि अफ़गानिस्तान जो है किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की किसी भी किस्म की जो मतलब इंस्टेंसेस है उनके लिए वो उसका सबब नहीं बनेगा, या मतलब अपने यहाँ किसी को पनाह नहीं देगा। लेकिन उसके बाद आँखों से हमने देखा ऐमन अल ज़वाहिरी काबुल में रह रहा था, जिसको ड्रोन से मार दिया गया। और अभी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी वारदात करते हैं, हमले करते हैं। फिर कुछ लोग वज़ीरिस्तान चले जाते हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान या जनूबी वज़ीरिस्तान, और कुछ लोग जो हैं अफ़गानिस्तान भाग जाते हैं। तो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान वाले जो है मतलब अफ़गान तालिबान जो हैं वो अपनी जो पुरानी आदतें हैं उनको छोड़ने से बाज नहीं आए। तो अमेरिका भी चाहता है कि इस किस्म के जो अनासर अगर वो अफ़गानिस्तान में हैं या पाकिस्तान में हैं उनको आराम से बैठने न दिया जाए और उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो पहले तो अमेरिका ख़ुद रह रहा था अफ़गानिस्तान में, अभी कुछ लोगों का ऐसा कहना है, उनके ऐसे तजज़िये हैं, एनालिसिस है कि अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान को एम्प्लाई किया है। जैसे 1979 में उसने पाकिस्तान को पैसे दिए और पाकिस्तानी अफवाज मर्सिनरी बनकर अफ़गानिस्तान में जाके लड़ी उनकी तरफ से। अब उसके लिए वो ऐसा चिल्ला चिल्ला के करते हैं पाकिस्तान वाले कि दहशत गर्दी में पाकिस्तान के 80,000 लोग हलाक हो गए। तो जनाब आपने उसके बदले में पैसा भी तो लिया है ना, और अपनी मर्ज़ी से किया है, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी आपके ऊपर। अभी जो पाकिस्तानी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि हम हार्ड परसूट करेंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं,
تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی اپنی زبان نہیں ہے، پاکستان کی زبان سے امریکہ بول رہا ہے، اور اب بھی پھر اسی طرح پاکستان کو امریکہ پیسہ دے رہا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک مثال بھی دی کہ 2-3 مہینے قبل امریکہ نے پاکستان کو $450 ملین US کے دیے تھے، اور بظاہر اس کا سبب یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں جو F-16 طیارے ہیں امریکہ کے دیے ہوئے، اس کی ریپیئر کے لیے اس نے دیے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس ریپیئر کے لیے نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کی ہاٹ پرسوٹ کے لیے پاکستان کو دیے گئے ہیں۔ یعنی امریکہ کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان پورا کرے گا، اور امریکہ اس کے لیے پاکستان کو پیسے بھر کے دے گا۔ ناظرین، پاکستان کا پنجاب وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی، ان کو 11 جنوری سے پہلے جیسے لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ گورنر بلیغ الرحمان نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا، تو پھر وہ اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی تھی، تو ان کو اسٹے ملا تھا، اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ 11 جنوری سے پہلے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے پنجاب اسمبلی سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لے لیں گے۔ فواد چودھری نے 2 روز قبل بھی کہا کہ ہم جو ہے ٹرسٹ ووٹ لے کے رہیں گے 11 جنوری سے پہلے، اور انہوں نے اس کے لیے شاید 9 جنوری کو اجلاس بلایا بھی ہے۔ لیکن کل جو ہے ان کے بیچ میں جو یہ دراڑیں پڑ گئی ہیں چودھری پرویز الہی اور عمران خان، کیونکہ چودھری پرویز الہی نے پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپریل تک یہ اسمبلی چلے۔ ابھی انہوں نے کل جو گزر گئی اس میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تو جناب ٹرسٹ ووٹ لینے والا نہیں ہوں، میں نہیں جاؤں گا اسمبلی میں، اور ٹرسٹ ووٹ میں میں حصہ نہیں لوں گا۔ بظاہر انہوں نے اس کا سبب جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ بلیغ الرحمان نے جو آرڈر نکالا تھا، یعنی ٹرسٹ ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور بعد میں چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے، ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے، اگر میں ٹرسٹ ووٹ لیتا ہوں تو اس کا مطلب میں مانتا ہوں کہ گورنر بلیغ الرحمان کا وہ آرڈر درست تھا، قانونی تھا، اور کیونکہ میں نہیں مانتا اسی لیے میں یہ نہیں لوں گا۔ اب جو ہے پی ٹی آئی اور چودھری پرویز الہی، ان دونوں کے بیچ میں جو ہے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے صاف صاف انکار کر دیا ہے، اور عمران خان نے اپنی تقریروں میں پہلے یہ نہیں کہتے تھے، صرف اتنا کہتے کہ میری مجبوری تھی، میں اپنی منظوری سے اپنی پسند کی FIR بھی کٹوا نہیں سکتا تھا وزیر آباد میں، اور وہ مطلب انہوں نے تو اس وقت الزام لگایا تھا کہ یہ آرمی والوں کا کام ہے، لیکن ابھی مطلب لگتا ہے کہ ان کو چودھری پرویز الہی سے بھی یہ ناراضگی ہے۔ اب دیکھیں 11 تاریخ کچھ زیادہ دور نہیں ہے، آج 6 تاریخ تو ہے، باقی 5 دنوں میں ان باتوں کا خلاصہ ہو جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرا کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔